पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर पार्टी दफ्तरों तक हलचल मचा दी है। कभी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूर धुरी मानी जाने वाली ममता बनर्जी आज राजनीतिक चुनौतियों और पार्टी के अंदरूनी संकटों से घिरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा राजनीतिक प्रस्ताव सामने आया है जिसने पूरे बंगाल के सियासी समीकरणों को नई दिशा दे दी है। टीएमसी की सबसे मुखर आलोचना करने वाले नेता हुमायूं कबीर अब ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का रास्ता देने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है इस ऑफर के पीछे की राजनीति, आइए दर्शकों जानते हैं इस हमारे खास रिपोर्ट में। दर्शकों बता दें कि बंगाल की राजनीति में रिश्ते और रंजिशें कब करवट बदल ले इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जो नेता कल तक ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान कर रहा था, वही आज उनके लिए विधानसभा का दरवाजा खोलने की पेशकश कर रहा है। आम जनता उन्नयन पार्टी यानी एजेयूपी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रेजीनगर विधानसभा सीट से ऑफर दे दी है। कबीर का कहना है कि अगर ममता चाहे तो वह अपनी सीट से इस्तीफा देकर उनके लिए उपचुनाव का रास्ता साफ कर सकते हैं। दर्शकों बता दें कि हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी मेरे पास आती है तो मैं उन्हें रेजीनगर से विधानसभा भेज सकता हूँ। दर्शकों, यह वही हुमायूं कबीर है जिन्हें कभी ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था, लेकिन पार्टी नेतृत्व से टकराव बढ़ने के बाद उन्हें टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखाई गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और लगातार ममता सरकार पर तीखे हमले बोलते रहे। ऐसे में दर्शकों, लेकिन अब वक्त बदल गया है और शायद राजनीतिक प्राथमिकताएं भी। कबीर का कहना है कि आज ममता बनर्जी जिस राजनीतिक दौर से गुजर रही है उसे देखकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि राजनीति में उनकी पहचान बनाने का श्रेय भी ममता बनर्जी को ही जाता है। ऐसे में दर्शकों, कबीर ने कहा है कि आज जिस स्थिति में वो है उसे देखकर मुझे पीड़ा होती है और आज जो कुछ भी हो उनकी वजह से ही हो, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो वही दर्शकों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय असामान्य परिस्थितियों से गुजर रही है। चुनावी झटकों, अंदरूनी बगावत और नेतृत्व को लेकर उठते सवालों ने टीएमसी को मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। ऐसे माहौल में हुमायूं कबीर का यह प्रस्ताव केवल एक सीट का ऑफर नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। कबीर ने यह भी दावा किया है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ती है तो जीत आसान नहीं होगी, लेकिन रेजीनगर में उनके लिए रास्ता कहीं ज़्यादा सुरक्षित साबित हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक जानकारों की नज़र में यह बयान कई संकेत दे रहे हैं। क्या यह ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति है? क्या यह भविष्य की किसी नई राजनीतिक समझदारी का संकेत है, या फिर बंगाल की राजनीति में खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने की रणनीति? ऐसे में इन सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना जरूर है कि हुमायूं कबीर ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि रेजीनगर में अंतिम फैसला वही कर सकते हैं और वहां उनकी राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। दर्शकों, हुमायूं कबीर ने कहा था कि हो सकता है कि अब उनकी बात कोई न सुने, लेकिन रेजीनगर में अंतिम फैसला हुमायूं कबीर का ही चलता है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक भविष्य और पार्टी की एकजुटता दोनों बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कभी विरोध के सबसे तेज स्वर रहे हुमायूं कबीर का अचानक नरम पड़ना राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे रहा है। यह सिर्फ एक सीट की पेशकश नहीं बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति की नई पटकथा का शुरुआती अध्याय हो सकता है। ऐसे में दर्शकों, बंगाल की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि यह कोई भी राजनीतिक दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता। हुमायूं कबीर का यह प्रस्ताव भी इसी परंपरा की नई मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक सहारे को स्वीकार करेगी या फिर अपनी वापसी का रास्ता खुद तलाशेगी। फिलहाल पूरे राज्य की नज़र इसी पर टिकी हुई है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
दिल्ली के जंतर मंतर पर एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसने देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। हाथों में फूल, चेहरों पर कॉकरोच के मुखौटे और व्यवस्था के खिलाफ गूंजते नारों के बीच हजारों युवकों सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन को नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन। अब इस प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आखिर क्यों कॉकरोच देश के युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली का जंतर मंतर, जहां आम तौर पर लोकतंत्र की आवाज सुनाई देती है, शनिवार को यहाँ एक अलग ही तस्वीर दिखाई दी। हजारों युवक, छात्र, अभिभावक और नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार एक अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराने पहुंचे। किसी के चेहरे पर कॉकरोच का मुखौटा था तो कोई हाथ में फूल लेकर व्यवस्था से सवाल पूछ रहा था। भीड़ में तिरंगे लहरा रहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें दिखाई दे रही थी और नारों में एक ही मांग गूंज रही थी, जवाब दो, हिसाब दो। दर्शकों, बता दें कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। संगठन का दावा है कि देश भर में परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं ने युवाओं को हताश और निराश कर दिया है। नीट से लेकर CUET तक, CBSE से लेकर SSC तक प्रदर्शनकारियों ने कई राष्ट्रीय परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफों की मांग की। दर्शकों, बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार सिस्टम हमारे सपनों को कुचल देता है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह सतर्क रही। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन भीड़ का आकार और युवाओं का उत्साह यह संकेत दे रहा था कि यह सिर्फ एक दिन का विरोध नहीं बल्कि बढ़ते असंतोष की अभिव्यक्ति है। इसी बीच इस आंदोलन को एक बड़ा राजनीतिक समर्थन भी मिला है। दर्शकों, जानकारी दी कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा है कि कॉकरोच आंदोलन देश के युवाओं के भारी गुस्से और हताशा की अभिव्यक्ति है। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार को आंदोलनकारियों को राष्ट्र विरोधी बताने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने CJP की मांगों का समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करने की मांग भी की। केजरीवाल ने कहा है कि युवाओं का गुस्सा सरकार जवाब दे। तो वही दर्शकों, उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी इस आंदोलन को ऐतिहासिक बताते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। वीडियो में जंतर मंतर पर उमड़ा जनसैलाब दिखाई दे रहा है। हजारों लोग कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराते नजर आए। वीडियो के साथ अभिजीत दीपके ने एक दिलचस्प टिप्पणी भी की है। उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि कॉकरोच कभी जमीन पर नहीं आते हैं। यह वाक्य अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और आंदोलन की पहचान बनता जा रहा है। दरअसल CJP का दावा है कि कॉकरोच उस आम नागरिक का प्रतीक है जिसे बार बार कुचला जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन वह हर बार फिर खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि आंदोलन में शामिल अधिकांश युवाओं ने कॉकरोच मास्क पहनकर अपनी नाराजगी और प्रतिरोध को एक नए प्रतीक के जरिए व्यक्त किया है। कि क्या जंतर मंतर पर उठा यह शोर सिर्फ एक दिन की सुर्खी बनकर रह जाएगा या फिर यह देश भर के युवाओं के असंतोष को एक बड़े आंदोलन में बदल देगा? क्या सरकार इन मांगों पर ध्यान देगी या फिर यह टकराव आने वाले दिनों में और तेज होगा? फिलहाल इतना तय है कि कॉकरोच के मुखौटे के पीछे छिपे इन चेहरों ने शिक्षा व्यवस्था, भर्ती प्रक्रियाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अब सत्ता को देना होगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ खबरें सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, वे आने वाले समय की दिशा तय करने का संकेत भी बन जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को होने जा रही इंडिया गठबंधन की बैठक को भी ऐसे ही एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। 2029 के लोकसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन विपक्ष ने अभी से अपनी राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बता दें कि नई दिल्ली के संविधान क्लब में होने वाली इस अहम बैठक में
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट समेत 23 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता एक मंच पर जुटने जा रहे हैं। बैठक का मकसद सिर्फ विपक्षी एकता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मोदी सरकार के खिलाफ साझा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करना भी है। बता दें कि बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले जैसे चेहरे शामिल होंगे। हालांकि दर्शकों, लेकिन इस बैठक से पहले ही विपक्षी एकता की तस्वीर में एक हल्की दरार भी दिखाई दी है। इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण सहयोगी डीएमके ने इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला किया है। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी का शामिल न होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि गठबंधन के नेताओं का दावा है कि डीएमके की अनुपस्थिति का मतलब मतभेद नहीं है और सरकार विरोधी मुद्दों पर सभी दल एकजुट है। तो वही दर्शकों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बैठक से पहले केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है, जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है और करोड़ों लोगों के मतदान अधिकारों पर असर डालने वाली नीतियां लागू की जा रही है। बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक चुनौतियों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। विपक्ष का आरोप है कि बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है, युवाओं के रोजगार के अवसर सीमित हुए हैं और निवेश का माहौल भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में दर्शकों, दरअसल यह बैठक सिर्फ वर्तमान मुद्दों पर चर्चा भर नहीं है, इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनाव की लंबी राजनीतिक तैयारी भी छिपी हुई है। विपक्ष समझ चुका है कि 2024 और उसके बाद के राजनीतिक समीकरणों ने भारतीय राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने भीतर की चुनौतियों को दूर करते हुए एक साझा एजेंडा और मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना चाहता है। सूत्रों की माने तो बैठक में चुनावी रणनीति, राज्यों में सीटों के तालमेल, संयुक्त जन आंदोलन और संसद के भीतर तथा बाहर सरकार को घेरने की योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा हो सकती है। तो वही दर्शकों, दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष सरकार की विदेश नीति को भी बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस और सहयोगी दलों का कहना है कि विदेश नीति को राष्ट्रीय हितों के अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। वही केंद्र सरकार लगातार अपने कार्यकाल की उपलब्धियों, वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका और विकास योजनाओं को अपनी ताकत के रूप में पेश कर रही है। यानी राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ संसद या चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि महंगाई से लेकर रोजगार, संविधान से लेकर लोकतंत्र और विदेश नीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। तो दर्शकों, फिलहाल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की यह बैठक विपक्षी राजनीति की अगली दिशा तय करने वाली मानी जा रही है। एक तरफ 23 दलों की मौजूदगी विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ डीएमके की गैर मौजूदगी जैसे सवाल भी चर्चा में रहेंगे। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या विपक्ष 2029 की चुनौती के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प का खाका तैयार कर पाता है या फिर यह एकजुटता सिर्फ तस्वीरों तक सीमित रह जाती है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या विपक्षी एकता की तस्वीर अब बिखरने लगी है? दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने ऐसे संकेत दिए हैं जिन्होंने विपक्षी राजनीति में हलचल मचा दी है। आपके वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए गठबंधन की संभावनाओं को लगभग खत्म बता दिया है। आखिर विपक्षी राजनीति में ये नया भूचाल क्यों आया है? दर्शकों, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, दिल्ली में सोमवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले विपक्षी एकजुटता के दावों को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन को बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा था। उसी गठबंधन के एक प्रमुख सहयोगी रहे आम आदमी पार्टी ने अब दूरी बना ली है। बता दें कि रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा है कि आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन की सदस्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब पार्टी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं है
तो उसकी बैठकों और रणनीतियों पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दर्शकों, जानकारी दे कि संजय सिंह का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब विपक्ष 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में एकजुट होने जा रहा है। लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही आपकी इस घोषणा ने विपक्षी एकता की तस्वीर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी कांग्रेस के खिलाफ तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हर गठबंधन केवल खुद को मजबूत करने के लिए होता है, देश को मजबूत करने के लिए नहीं। तो वही प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस पर युवाओं के मुद्दे पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि हाल के घटनाक्रमों ने दिखाया है कि कांग्रेस युवाओं की भावनाओं के साथ खड़ी नहीं दिखी और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी उसके साथ कैसे खड़ी हो सकती है। यही नहीं, आपने कांग्रेस पर अपने सहयोगियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। प्रियंका कक्कड़ ने तमिलनाडु की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। तो वही हिमाचल प्रदेश के निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए आपने कांग्रेस की चुनावी क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होती है वहां कांग्रेस प्रभावी चुनौती देने में विफल साबित होती रही है। इन आरोपों के जरिए आम आदमी पार्टी ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि अब वह कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत विकल्प मानने को तैयार नहीं है। सबसे अहम बात यह रही कि प्रियंका कक्कड़ ने भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वह कांग्रेस के साथ आगे कोई गठबंधन नहीं करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के बजाय आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने पर ज्यादा ध्यान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के नेताओं ने खुद सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया था। ऐसे में दर्शकों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि आम आदमी पार्टी के इन बयानों ने विपक्षी राजनीति के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक और इंडिया गठबंधन 2029 की लड़ाई के लिए रणनीति बनाने की तैयारी कर रहा है, वही दूसरी ओर उसके पुरानी सहयोगी ही उसके भविष्य पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या यह केवल राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर विपक्षी खेमे में दरार अब स्थायी रूप ले चुकी है। क्योंकि अगर आप और कांग्रेस के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं तो इसका असर कई राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली की बैठक पर सबकी नजरें टिकी है, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही आम आदमी पार्टी के बयानों ने यह संदेश जरूर दे दिया है कि विपक्षी एकता की राह अब पहले जैसी आसान नहीं रही। इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपकी दूरी और कांग्रेस पर उसके लगातार हमले इस सवालों को और बड़ा बना रहे हैं। और क्या विपक्ष 2029 की लड़ाई में सचमुच एक मंच पर दिखाई देगा या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।